हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप जो है उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज पे आज हमला किया और ये सुइसाइड हमला था जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी फ़ौजी जो हैं उनकी शहादत हो गई। और ये तहरीक तालिबान हो या हाफिज़ गुल बहादुर हो, ये मसरूफ़ थे क्योंकि इनको पता था कि पाकिस्तान की फ़ौज जो है वो मसरूफ़ है, इंडिया से लड़ रही थी। तो इन्होंने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की और दाएं बाएं निकल गए और सिचुएशन जो है उसको जांचते हुए समझते हुए उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमें अपनी वो जो मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी कमी लेके आनी चाहिए पाकिस्तानी फ़ौज पे हमले करने की। उसकी वजह ये है ताकि पॉज एंड थिंक का मौका मिले, थोड़ा रेस्ट पे चले जाएं, थोड़ी स्ट्रैटेजी बदल लें। तो ये चीज़ें हैं। और दूसरा, अगर ये उस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज पे हमला करते जब इंडिया के साथ लड़ाई हो रही होती तो ज़ाहिर बात है लोगों के जो सेंटीमेंट्स हैं वो और ख़िलाफ़ होने थे इन दहशतगर्द जमातों के। इनको हम कहते हैं ये फितना खारिज है, ये खारजी हम इन्हें कहते हैं, इस्लामिक टर्म में फितना उल खारजी इन्हें कहा जाता है। और ये जो धमाका हुआ है, मुझे आई केम टू नो दिस वेरी अर्ली मॉर्निंग बाय द वे, ये आई थिंक इंसिडेंट हुआ है। और ये माय फ्रेंड इज़ पोस्टेड देयर, तो उन्होंने मुझे थोड़ी सी इसके बारे में बताई कि ये एक जो शहादतें हुई हैं जिसमें एक सुइसाइड अटैक हुआ है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में। बॉम्ब डिस्पोजल जो है एक्टिविटी चल रही थी रोड के ऊपर। और अब मैं आपको क्या क्या कहानियाँ सुनाऊँ कि क्या क्या चैलेंजेस जो हैं वो सामना करने पड़ते हैं पाकिस्तान को। और देखें, अफ़गान तालिबान ने रिसेंटली ये कहा था, उन्होंने कहा था कि जनाब ऐसे लोग जो अफ़गानिस्तान में बेस्ड हों वो पाकिस्तान या किसी और मुल्क में जाके हमले नहीं कर सकते। ये उन्होंने अफ़गान तालिबान ने स्टेटमेंट्स जारी की थी। अब सवाल ये होता है कि ये लोग फिर पाकिस्तान पे हमले कर रहे हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा है कि यार अगर हम हमले करेंगे तो शायद कोई बेहतरी निकलेगी, शायद हम बहुत पॉपुलर होंगे, शायद हमारी सिचुएशन जो है वो पता नहीं बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये इनको हम रिलीजियस मिलिटेंट्स कहते हैं। ये आपको पता है दो किस्म के चैलेंजेस हैं, एक एथनिक मिलिटेंट्स हैं, रिलीजियस मिलिटेंट्स हैं। तो हमें ये दोनों टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास चॉइस बड़ी थोड़ी है। चॉइस ये है कि सिंपली हमें वी हैव टू हिट देम बैक एंड वी हैव टू हिट देम वेयर द थ्रेट इज़ कमिंग फ्रॉम। जहाँ से ख़तरा आ रहा है वहाँ पे जाके करना पड़ेगा। लेकिन हमने अफ़गान तालिबान को काफ़ी ज़्यादा अपने साथ में लाने की कोशिश की और उनको बताया है कि भाई आपका जो असल दोस्त है वो पाकिस्तान है, आप पाकिस्तान से इंगेज करें। लेकिन अफ़गान तालिबान का मसला यह है कि अगर वो इन गिरोहों को, जत्थों को हाथ डालते हैं, एलिमिनेट करते हैं तो ये गिरोह उनके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। तो वो समझते हैं कि पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ने दो, हमारे साथ क्यों? क्योंकि उनको वो समझते हैं हमारे लिए जो बड़ा थ्रेट है वो इस्लामिक स्टेट है।
ठीक है जी, उनके लिए अफ़गान तालिबान कहते हैं हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं है, तो हमारे लिए बड़ा थ्रेट जो है वो टीटीपी भी नहीं है, ये ग्रुप भी नहीं है, ख़ास तौर पे गुल बहादुर का जो ग्रुप है ये भी नहीं है। तो वो समझते हैं कि हमें वहीं रहना चाहिए जहाँ पे हम खेल रहे हैं। सो व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे किसी न किसी माइंडसेट में, किसी न किसी फ्रेमवर्क के अंदर पाकिस्तान को थोड़ी सी जंग जो है वो अफ़गानिस्तान के अंदर भी लेके जानी चाहिए। गो कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान को मैनेज किया है, उनको कहा है कि भाई बाज़ आ जाओ, बाज़ किस चक्कर में आ जाओ, उनको पैगाम भेजा है थ्रू चाइना के साथ। हमने उनके साथ राब्ते किए हैं, चाइना और हमने आपस में मिलके एक ट्राइलैटरल ग्रुप बनाया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चाइना। इसी तरह पाकिस्तान, जिस तरह बांग्लादेश, चाइना हमने ग्रुप बनाया है। तो हम चाइना को खित्ते के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करने के लिए चाइना को पाकिस्तान बहुत एक्टिवली यूज़ कर रहा है। और चाइना को भी इस चीज़ का पता है कि ये अच्छा फ्रेमवर्क है कि जिसमें पाकिस्तान हमारा पार्टनर है, ठीक है, बड़ा पार्टनर है। पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये वो ममालिक हैं जिनके साथ हर जगह हम चाइना के साथ इंगेज हैं। और चाइनीज़ को इस चीज़ की समझ लगी है कि यार पाकिस्तान से इंगेज करना है तो ये ट्राइलैटरल्स कोई सिस्टम हमें बनाने की ज़रूरत है। सो आई थिंक दैट इज़ विच इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेयर आई डू फाइंड द थिंग। लेकिन वो जिसे कहते हैं ना, एक लॉन्ग टर्म, एक अग्रेसिव पॉस्चरिंग करने की ज़रूरत है, जिसमें ये जो गुल बहादुर ग्रुप है इनको तो वैसे ही अब देखिए दरअसल प्रॉब्लम किधर होता है, जब ये लोग हमले करते हैं तो फिर इधर से पाकिस्तान के अंदर से भी सपोर्ट मिलती है। लेट मी टेल यू इंटरेस्टिंग थिंग। अ फ्रेंड ऑफ माइन हु वाज अ सोल्जर, ही वंस टोल्ड मी एन एनेक्डोट। उसने कहा कि हमारे साथ कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम किसी गांव से गुजर रहे होते हैं या हम किसी ऐसी जगह से गुजर रहे होते हैं, एंड उसने कहा पता है क्या होता है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ उसने बताई, उसने कहा पता है क्या होता है। मैंने कहा जी क्या होता है। उसने कहा होता ये है जनाब कि आपके ऊपर गांव से हमला हो जाता है, और कहता है अगर दोबारा हम वहाँ पे हमला करेंगे तो लोग मारे जाएंगे, और वो हमारे लोग होंगे, अपने लोग होंगे। समझ रहे हैं बात को? हमारे लोग होंगे, अपने लोग होंगे, वो कहते हैं कि वो मारे जाएंगे। तो वो किसी कीमत के ऊपर इस चीज़ पे पाकिस्तानी फ़ौज ये कहती है कि अगर हमने गांव पे तो नहीं हमला कर सकते, क्योंकि हम हमला करेंगे तो आम बंदा मारा जाएगा। वो टारगेट पे, क्योंकि हमारा जा रहा कॉन्वॉय के अंदर है 50 गाड़ी, 30 गाड़ी, 100 गाड़ी, 20 गाड़ी, तो वो हिट करना आसान है क्योंकि उनको पता है फ़ौजियों को मार रहे हैं। अगर फ़ौजी वापस उस गाँव पर हमला करेंगे तो वहाँ पर तो आम लोग मारे जाएंगे। तो ये लिमिटेशंस होती हैं हमेशा फ़ौज की ऑपरेट करने की। समझ रहे हैं आप बात को? ये हमेशा फ़ौज की लिमिटेशंस होती हैं, मैं आपको बात बताऊँ, ऑपरेट करने की। और इसीलिए फ़ौज जो है वो सारा टाइम ऑपरेट नहीं कर पाती, सारा टाइम ऑपरेट नहीं कर पाती। फ़ौज को ये प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, और ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, मैं आपको लेट मी टेल यू। सो हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड, व्हाट वी वांट टू अंडरस्टैंड एंड व्हाट वी वांट टू मेक टू द वर्ल्ड। हम दुनिया को क्या बताना चाहते हैं कि भाई साहब ये देखें ये क्या हो रहा है, हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन, चीज़ें कैसे चल रही हैं। हमें कैसे अपना एक वो जिसे कहते हैं ना कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए, फोर्स भी होनी चाहिए, डिप्लोमेसी भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी होने चाहिए, सॉफ्ट पावर भी होनी चाहिए। स्टेट सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन ये जो सब नेशनलिस्ट ग्रुप्स हैं जो कि बेस्ड हैं इन बलूचिस्तान एंड इन खैबर पख्तूनख्वा, दे आर इक्वली अ चैलेंज like the other non-state actors which are targeting the state. They are equally challenged because ये क्या करते हैं कि ये स्टेट को ये कहते हैं कि जो पाकिस्तानी रियासत है, फ़ौज है, ये तो जनाब देखें हमारे बंदे मार रही है, हमारे ऊपर हमले कर रही है। यू गेटिंग माई पॉइंट? सो ये इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, ये इस चीज़ को फोकस कर रहे हैं, ये इस चीज़ को रियलाइज़, वो जिसे कहते हैं ना, वो है। सो बहरहाल आई डोंट नो हाउ दिस विल दिस एंटायर स्टोरी जो है वो करते हैं। तो सो दिस इज़ दिस इज़ व्हाट वी आर इनटू इट। हमें इस चीज़ को थोड़ा सा ऑफेंसिवली होकर डील करना है कि ये हमारा निज़ाम इस तरह नहीं चलेगा।
हम लॉन्ग टर्म इस तरह नहीं ऑपरेट कर सकते जिस तरह अभी हम कर रहे हैं। कि अगर देखें, अगर हमने दुनिया से कहना है कि कारोबार करो तो इनको ख़त्म करना है, अगर हमें दुनिया को ये कहना है कि भाई हम जो है वो एक पीसफुल मुल्क हैं, करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताएं, मैं अगले दिन कुछ सरकारी ऑफिसर्स के इंटरव्यू में किसी पैनल में बोर्ड में बैठा हुआ था, तो मैं उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप जब जाएं बाहर तो पाकिस्तान को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो अगर आपने पाकिस्तान के बारे में ये बताना हो कि आएँ आप पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें तो क्या कैसे कहेंगे? तो वहाँ पे मुझे बहुत सारे सवालों के जो जवाब मैंने ढूंढे तो मुझे पता चला कि ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन ही बड़ी ख़राब है। अब मैं एक दफ़ा वंस आई मेट अ डिप्लोमेट, उसने मुझे बताया कि हमारे जो कुछ मुल्क की फैक्ट्रियाँ हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में लगी हुई हैं। हमारे मुल्क के जो कुछ बिजनेसमैन हैं उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में कुछ फैक्ट्रियों में इन्वेस्टमेंट की हुई है। अच्छा, वो जो फैक्ट्रियाँ हैं वो क्या कर रही हैं? वो कहता है जब भी हमें हमला होता है, मुझे मेरा ख्याल आई थिंक जो था, क्या नाम है यार उसका, हंगरी और बहुत सारे थे, जिन्होंने उनका यार हमारे तो लोग वहाँ पे पहले फंसे होते हैं, हमें इस तरह के चैलेंज हैं। फिर गवर्नमेंट का प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू नहीं लेके जाने देती बाहर। आपको पता है ये दैट इज़ अनदर चैलेंज, गवर्नमेंट उनको रेवेन्यू नहीं लेके जाने देती। ऑन ग्राउंड थ्रेट है। हाँ, जो जिसे कहते हैं ना, रेवेन्यू बहुत है, पैसा कमाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूँ, ब्रिटानिया का जो NHS नेशनल हेल्थ सर्विस सिस्टम है वो क्या करता है? ब्रिटानिया का नेशनल हेल्थ सर्विस सिस्टम जो है उसकी आप मज़े की बात देखें, वो इस्लामाबाद में हॉस्पिटल बना रहा है और वो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट ब्रिटानिया जाएगा। क्यों ब्रिटानिया इस्लामाबाद में हॉस्पिटल बना रहा है? क्योंकि उनको पता है यहाँ पे द पीपल आर रिच, पीपल हैव रिसोर्सेज, पीपल ट्रैवल्ड अब्रॉड फॉर मनी, दे डोंट हैव अ गुड हॉस्पिटल हेयर। तो हमें एक ऐसा हॉस्पिटल बनाना चाहिए जो ब्रिटानिया का, हालांकि ब्रिटानिया का कहा जा रहा है कि आजकल जो हेल्थ सिस्टम है वो कोलैप्स कर गया हुआ है, लोग ज़्यादा हैं, अपॉइंटमेंट्स नहीं है। पिछले दिनों मुझे याद है ऋषि सुनक साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके होते हुए एक पता नहीं बड़े मेजर किसी जर्नलिस्ट ने कहा कि मेरी अपनी वालदा जो है वो कई घंटे पड़ी रही, उसकी बारी नहीं आ सकी, 8 घंटे 9 घंटे हमें इंतज़ार करना पड़ा। सो द पॉइंट हेयर इज़ के दैट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ समथिंग जिसको हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि यार चीज़ें हमें अपने यहाँ पे कैसे बेहतर करनी है। वरना यहाँ पे कोई कारोबार नहीं करने आएगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने आएगा, यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगाएगा और हम इसी तरह ही कहते रहेंगे आएँ पैसा लगाएं, आएँ यहाँ पे करें। ये हमें मिलिटेंट्स को वंस फॉर ऑल जान छुड़ानी पड़ेगी। हम देखें, एक तरफ हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम काइनेटिकली इंगेज हो जाते हैं इधर से, उधर से भारत भी हमें जब मर्जी इंगेज कर ले, ठीक है जी। उधर से एक्सट्रीमिज़म के चैलेंजेस हैं इंटरनली, कभी TLP उठ खड़ी होती है, कभी और रिलीजियस ग्रुप होता है, फिर पॉलिटिकल वायलेंस का अलग खतरा है। तो ये 4-5 किस्म की चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो स्टेट कैसे लड़ सकती है इतनी चीज़ों से? इधर से TTP से लड़ के फारग होंगे तो बलोच मिलिटेंट आ जाएंगे, बलोच से लड़ेंगे तो भारत आ जाएगा, भारत से फारग होंगे तो जो रिलीजियस मॉब हैं वो आ जाते हैं, मॉब वेंडलिज्म से निकलेंगे तो आपकी जो है वो जो रिलीजियस वेंडलिज्म से आ जाएंगे, जो सीधा बंदों को पकड़ते हैं और कहते हैं यार ये अहमदी है, ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फलाना है ढमकाना है, इसके नाम पे बंदे मारने देते हैं। फिर आप पॉलिटिकल वायलेंस, इमरान खान की पार्टी शुरू हो जाती है या बाकी कोई भी पार्टी। तो मेरी तो असेसमेंट ये बड़ी क्लियर है, ठीक है, कि भाई ये काम जो है वो ख़राब हो चुका हुआ है। अगर आपने इन सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र ना रखा, थिंग्स आर नॉट गोइंग टू बी बेटर। मुझे एटलीस्ट नहीं लगता, मैं आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड द स्टोरी। मैं इस स्टोरी को डाइजेस्ट नहीं कर सकता अगर ये चीज़ें इस तरह चलती। देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान क्या गुल बहादुर ग्रुप को इसको एलिमिनेट हम कर सकते हैं कि हमें कितना वक्त लगेगा। आई थिंक टाइम विल टेल। थैंक यू वेरी मच।